नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। किसी फंड में इन्वेस्टमेंट का टाइम जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जिट का टाइम भी। लेकिन अगर कोई फंड उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन ना कर रहा हो तो क्या उसके भी सही एग्जिट टाइम का वेट करना चाहिए या फिर कोई और स्ट्रैटेजी भी है फंड से एग्जिट करने की? आज के शो में हम जानेंगे फंड से कब एग्जिट करें। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए दो खास एक्सपर्ट्स हैं। परिचय करा दें। वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी और हम फौजी इनिशिएटिव्स के सीईओ संजीव गोविला। हेमंत जी और संजीव जी, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु में आज हमारे इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये समझना कि हमें जिस फंड ने बहुत टाइम तक रिटर्न नहीं दिया है, क्या वो सही समय है उस फंड से निकलने का। और लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और शायद कई बार प्री मैच्योर फंड से एग्जिट कर बैठते हैं इसी चक्कर में। तो ज़रा पहले समझते हैं कि क्या ये पूरा एक टाइमिंग का खेल होता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैं हेमंत जी आपसे समझना चाहती हूँ, क्यों हम कहते हैं कि फंड में एंटर करना जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना ही इम्पोर्टेंट फंड का एग्जिट टाइम भी है, क्यों? स्वाति, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी निवेशक के लिए। आपने जैसे बात की एंट्री और एग्जिट की, देखिए अच्छी बात यह है कि अगर मैं एंट्री की बात करूं तो पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि निवेशक जो है एक काफी अच्छे से अपनी इन्वेस्टमेंट को प्लान करते हैं, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फॉलो करते हैं, एक टाइम होराइजन लेके चलते हैं। तो वो जो टाइमिंग का जो इशू था एंट्री के टाइम पे, वो तो काफी हद तक टैकल हो गया, क्योंकि जब आप एक डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करते हैं अगले 5, 10, 15 साल तक, तो फिर आपकी एंट्री टाइमिंग का कुछ ज्यादा महत्व नहीं होता। जब भी अपने प्लान को शुरू करना चाहे कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली एग्जिट की अगर हम बात करें तो इंक्लूडिंग वो लोग जो अच्छे से प्लान करके इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, कभी कभी एग्जिट की जो स्ट्रेटेजी है उनकी कोई जगह होती नहीं उनके पास, और ना ही वो ज्यादा कुछ प्लान करते हैं। देखिए स्वाति, एग्जिट हम दो कारणों से करते हैं। एक बिल्कुल सही कारण होते हैं, एक जो कारण जो सही नहीं होते। सही वाले कारण कौन से हैं एग्जिट करने के? एक तो ये कि मान लीजिए आपने आपका जो टाइम होराइजन रखा वो 10 साल का रखा, और जैसे जैसे आप उसके नजदीक जाओगे तो जाहिर सी बात है आपको वहां से निकल के बाहर निकलना पड़ेगा, और वो आप एक फेज मैनर में करते हो। मान लीजिए आपने रिटायरमेंट का पोर्टफोलियो बनाया, तो आपको एक स्टेज पे जाके वो ग्रोथ ओरिएंटेड से इनकम ओरिएंटेड बनाना है। तो एक फेज मैनर में आप धीरे धीरे अपने एसेट एलोकेशन चेंज करते हो, राइट। दूसरा ये, जब आपकी कोई पर्सनल सिचुएशन में फर्क आ जाए, मान लीजिए आपको लगा शुरुआत में कि 3 या 4 साल है मेरे पास, कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो बनाया, बाद में लगा कि नहीं मेरे पास लंबा समय है, तो फिर आपको एग्जिट करके आपको उस पोर्टफोलियो को अपने लॉन्गर टर्म ड्यूरेशन के हिसाब से बनाना है। तीसरा ये, जैसे आपने बात की कि फंड की परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं है, तो ज्यादातर जो टाइमिंग का जो इशू आएगा वो आएगा वहां पे। एक तो ये, जब आपको लगता है कि फंड की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। कभी कभी हम वहां पे जल्दी करते हैं। अगर मान लीजिए 1 या 2 क्वार्टर में फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो सडनली हमको लगता है कि नहीं ये फंड अच्छा नहीं कर रहा, हम निकल जाते हैं। और कभी कभी दूसरे कारण से भी हम निकलते हैं। हमारा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, सडनली लगा स्मॉल कैप, मिड कैप, थीमेटिक सेक्टर बड़े अच्छे कर रहे हैं, तो निवेशकों को लगता है कि भाई इन इन फंड में देखो रिटर्न मिल नहीं रहा है, चलिए यहां से निकल के हम इन एग्रेसिव फंड में चले जाते हैं। तो कारण ये सही हो सकता है, लेकिन टाइमिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आपको करना है कि नहीं। दूसरा, अगर आप फंड से इक्विटी से निकल जाते हैं, मान लीजिए वॉलेटिलिटी के टाइम पे फॉर एग्जांपल, कि आपको लगा परफॉर्मेंस नहीं है, और फिर मार्केट में जब रिकवरी आएगी तो ऑब्वियसली आपका एसेट एलोकेशन चेंज होगा, आपकी रिटर्न के ऊपर फर्क पड़ेगा, आपके वेल्थ क्रिएशन के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो आई थिंक एग्जिट पहला कारण, कि किस कारण से आप एग्जिट कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और टाइमिंग ऑब्वियसली, जैसा मैंने कहा, अगर आप सही कारणों से कर रहे हो तो वो खुद ही आपका टाइम जो है डिफाइन कर देते हैं। लेकिन अगर आप जल्दबाजी में कर रहे हो, तब डेफिनेटली आपको इन लॉन्गर ड्यूरेशन उसका खामियाजा भरना पड़ सकता है। संजीव जी, यही समझना ज़रूरी है कि रीजंस क्या हो सकते हैं एक फ़ंड के ना परफॉर्म करने के। हम एक फ़ंड में जब इन्वेस्ट करते हैं, हम पूरी उसकी जांच पड़ताल करते हैं। मोस्टली हम या तो अपने फेवरेट एक्सपर्ट्स की राय जानते हैं या अपना खुद का होमवर्क करते हैं, लेकिन उसके बाद लगता है कि हमने जितना एक्सपेक्ट किया था इस फंड से उतना परफॉर्म नहीं कर पाया है। कौन से ऐसे पॉसिबल रीजंस हैं फ़ंड के ना प्रदर्शन करने के? स्वाति जी, सबसे पहले तो आपने एक्सपेक्टेशन के बारे में जो वर्ड बोला, तो एक्सपेक्टेशन रीजनेबल होने चाहिए।
अधिकतर खासकर जब हम इक्विटी फंड की बात करते हैं, हमारे एक्सपेक्टेशंस भी अनरीजनेबल हो जाते हैं। तो वहां पे भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है डिलीवरी और क्या चीज होनी चाहिए थी उसके अंदर। दूसरी चीज ये होती है जो मैंने अपने एज अ फंड एज एन एडवाइजर देखा है कि कभी कभी हम बहुत इम्पेशेंट भी हो जाते हैं। हमें चाहिए बेस्ट रिटर्न्स कल चाहिए, वो नहीं हो पाता है। और इस पे बहुत डिपेंड करता है कि हम कितना पेशेंटली देख रहे हैं परफॉर्मेंस को। हमारे पास परफॉर्मेंस 2 हफ्ते से नहीं आई, 1 महीने से नहीं आई, 2 महीने से नहीं आई, तो हम कहते हैं भाई ये फंड तो बेकार है। जब हम आए थे उस फंड के अंदर तो हम ये बोल के आए थे कि हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लेकिन अगर मार्केट नीचे जाती है तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो जाते हैं। ये चीज जो है एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। ऑफ कोर्स कभी कभी मार्केट फेज फेवरेबल नहीं होता तो पूरी मार्केट नीचे जा रही है, उस समय ऑब्वियसली हमारे एक्सपेक्टेशंस जो है रिटर्न के नहीं पूरे होंगे, लेकिन उस समय थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि कोई जादू तो है नहीं यहाँ पे। दूसरी चीज ये होती है कि फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी क्या थी, और वो स्ट्रैटेजी अंदर फंड में घुसने के बाद नहीं पता करनी है, हमने पहले पता करनी है। जैसे फंड्स की अलग अलग स्ट्रैटेजीज होती हैं, क्वालिटी की होती है, मोमेंटम की होती है। अब जैसे मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम काफी टाइम तक चला, इस समय भी थोड़ा बहुत चल रहा है। जितनी वोलेटिलिटी होती है उतना जो है मोमेंटम चलता है। अब अगर वोलेटिलिटी नहीं है या फंड मैनेजर ने पोर्टफोलियो को एक तरह से पोजीशन किया, बहुत बढ़िया रिटर्न दिए, लेकिन वो स्ट्रैटेजी कुछ टाइम के लिए अभी नहीं चल रही, पेशेंस रखना है। वो तभी आएगा जब हम एक्चुअली जानते हैं जिस फंड के या जिन फंड्स के अंदर हम हैं वो किस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं। तीसरा चीज होता है कि सेक्टर्स, कभी कभी वो सेक्टर्स, अगर हम सेक्टोरल फंड में गए हैं तो वो पूरा फंड, या ये हो सकता है कि जो फंड हमने लिया उसके अंदर उस पर्टिकुलर स्टाइल या सेक्टर का थोड़ा सा ज्यादा प्रपोर्शन है, तो ऑब्वियसली तो कुछ टाइम के लिए अंडर परफॉर्म है। सो इन चीजों को हमें समझना है। और एक चीज होती है एग्जिट स्ट्रैटेजी। जब हम घुसे थे तो हम बहुत प्लानिंग करके फंड के अंदर घुसते हैं, लेकिन कभी भी हम एग्जिट स्ट्रैटेजी बना के नहीं चलते कि हमें इस तरह से निकलना है। अगर गोल बेस्ड स्ट्रैटेजी और हम उसको उसके ऊपर ध्यान लेकर ही चल रहे हैं, बहुत बढ़िया। बट अधिकतर लोग इस गोल बेस्ड कहते हैं लेकिन गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं। तो एग्जिट स्ट्रैटेजी घुसने से पहले बहुत जरूरी होती बिल्कुल। तो एग्जिट स्ट्रैटेजी बिल्कुल वैसे ही प्लान करनी चाहिए जैसे आप फंड में एंट्री करते हैं। पर कई बार जो प्री मच्योर हम रिडेम्पशन कर लेते हैं फंड से, हेमंत जी, उसके नुकसान क्या होते हैं? आपने कई ऐसे केसेस देखे हैं, कई ऐसे क्लाइंट्स को सुना होगा, कई ऐसे निवेशकों के पोर्टफोलियो देखे होंगे जिन्होंने टाइम से पहले फंड से निकल गए, बाद में फिर वो पछता रहे हैं कि हम थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेते, शायद थोड़ा सा और रिटर्न मिल जाता। तो ये कश्मकश जद्दोजहद हमेशा जारी रहती है। तो जल्दी निकलने के नुकसान क्या हो सकते हैं? देखिए, जल्दी निकलने के काफी सारे नुकसान है स्वाति। अगर स्पेशली अगर हम इक्विटी फंड्स की बात करें तो मान लीजिए किसी भी कारण से, हमने कुछ कारणों की बात की कि किस लिए लोग एग्जिट करते हैं। जैसे मैंने कहा पहले के कुछ सही कारण है, कुछ गलत कारण है। अगर मान लीजिए आप सिर्फ ये इसलिए निकल रहे हैं कि आपको लगता है कि फंड अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा और आप जल्दबाजी में निकल गए, तो दो चीजें होती हैं। देखिए, एक, आप अपनी एसेट एलोकेशन को चेंज करके आप इक्विटी से निकले। हो सकता है आपका टाइम होराइजन 10 15 20 साल हो, फिर भी आपने शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देख के घबरा के वो वहां से अपने पैसे जब निकाले, राइट, तो उससे क्या हुआ, आपकी एसेट एलोकेशन चेंज हो गई। दूसरा, उसका इम्पैक्ट आपके परफॉर्मेंस के ऊपर आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप एक एसेट एलोकेशन लेके चल रहे थे। मान लीजिए 60% इक्विटी है, 40% डेट है, वो लेके चल रहे थे, लेकिन उसको आपने बिना किसी कारण के जल्दबाजी में आपने उसको चेंज कर दिया। उसको कम करके मान लीजिए आपने 40 या 50% कर दिया। उसका जो रिजल्ट है आपके सीधे सीधे आपके पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस पे आएगा, आपके जो वेल्थ क्रिएशन है उसके प्रोसेस पे आएगा। दूसरा नुकसान ये होता है कि री एंट्री की टाइमिंग जो है फिर बहुत ही क्रूशियल हो जाती है। मान लीजिए आपने ये सोच के निकले कि चलिए हम निकल जाते हैं और बाद में या तो किसी दूसरे फंड में चले जाएंगे या फिर मार्केट जब और गिर जाएगा तब हम उसको इन्वेस्ट करेंगे, तो वो जो फिर टाइमिंग जो है वो तो बड़े बड़े एक्सपर्ट के लिए करना मुश्किल हो रहा है। अगर आप एक आम निवेशक है तो आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और फिर क्या होगा, जब तक मार्केट आपको एक लेवल के नीचे नहीं मिलेगा आप उसमें री एंट्री नहीं करोगे। तो हो सकता है, हमने ये भी देखा कई बार कि लोगों ने सालों तक फिर वो पैसा
इक्विटी में नहीं लगा। तो आई थिंक हमें ये समझना चाहिए कि हम जब जल्दबाजी में निकलते हैं, बिना किसी कारण के निकलते हैं, उसका नुकसान काफी समय तक बोथ इन टर्म्स ऑफ वेल्थ क्रिएशन, इन टर्म्स ऑफ हमारी जो रिटर्न है वो उसके ऊपर आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अगर स्पेशली नॉन परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस के कारण से निकल रहे हो तो उसको बहुत अच्छे तरीके से आप एनालाइज कीजिए, उसको फंड मैनेजर को समय दीजिए। देखिए अच्छे से अच्छे फंड मैनेजर की स्ट्रैटेजी कुछ मार्केट साइकिल में काम नहीं करती, और हम जैसा जानते हैं कि मार्केट में पैसा जो है एक सेट ऑफ सेक्टर से दूसरे सेट ऑफ सेक्टर में रोटेट करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये फंड अच्छा नहीं रहा, जब साइकिल आएगी तो ये फंड फिर से अच्छा करेगा, और जो कुछ समय तक उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम रही है वो आपको डेफिनेटली वो पूरा करके देता है। तो आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जल्दबाजी में अपने पैसे को मत निकालिए, फंड से एग्जिट मत कीजिए, और जैसा मैंने कहा कि उसके नुकसान काफी हो सकते हैं। बिल्कुल। चलिए, इस बीच हमारे साथ हमारे शो में दर्शक भी शामिल हो चुके हैं, उनके सवाल भी लेते हैं। अभिषेक भारद्वाज हैं इस वक्त हमारे साथ, हमारे पहले कॉलर। उनसे बात करते हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका मनी गुरु में। आपने अपना पोर्टफोलियो हमें भेजा, आप हमारे एक्सपर्ट से सजेशन लेना चाह रहे हैं। अराउंड 50,000 का आपका इन्वेस्टमेंट है अभिषेक जी। अभी कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं और क्या टारगेट सेट किया आपने? मैम जी, रेगुलर एसआईपी तो मैंने ना अभी अप्रैल से स्टार्ट की है। बिफोर दैट मैं म्यूचुअल फंड में था, बट वो मैंने एग्जिट किया बीच में ना। 2017 से 2022 तक था मैं बना हुआ, पर वो मैंने एग्जिट करके ना उसको एफडी बना दिया है। तो अभी मैंने दोबारा से रीस्टार्ट किया क्योंकि वो फंड्स अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे थे और मैंने कुछ ज्यादा ही ले रखे थे। अब की बार सिर्फ 5 ही फंड्स रखे हैं मैंने। ओके, ठीक है। मैं ज़रा संजीव जी आपसे ज़रा समझूं, इनके पोर्टफोलियो को आप थोड़ा रीड कीजिए। जैसे उन्होंने बताया 2017 से 22 तक इन्होंने इन्वेस्टमेंट रखा, फिर वो सारा पैसा निकाला, मींस एग्जिट किया, एफडी में डाला। इनको लगा शायद बहुत ज़्यादा इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को भर दिया है फंड से। अब एक छोटा पोर्टफोलियो इन्होंने अपने लिए क्रिएट किया है। सर, कैसा पोर्टफोलियो है? कुछ इंपॉर्टेंट इनके टारगेट्स भी हैं, बच्चे की पढ़ाई, बेटी की पढ़ाई है, रिटायरमेंट भी है, शादी के लिए भी इन्हें कुछ पैसा इकट्ठा करना है। काफ़ी है इनका इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट काफी है कि नहीं है ये तो मैं अभी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको सबसे पहले अभिषेक जी ये कहना चाहता हूं कि आपका फंड का सिलेक्शन अच्छा है। इसके अंदर मुझे किसी भी तरह से कोई कमी नहीं दिख रही है। पर ये याद रखिए, ये 100% इक्विटी फंड्स हैं। 100% इक्विटी का मतलब होता है मार्केट के नीचे के हिसाब से ऊपर और नीचे सब कुछ जाएंगे ये। पर अगर आप जो आपने गोल्स किए हैं वो सारे आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, 15 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल। तो लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत बार मार्केट नीचे भी जाएंगी, ऊपर भी जाएंगी। अगर आप ये बाहर निकलने का और फिर अंदर जाने का, अंदर वापस आने का चीज चलाते रहेंगे तो सिर्फ इसका एक नुकसान आपको ये होगा कि आप एग्जिट लोड भी दे सकते हैं, आप टैक्स भी दे सकते हैं। जो कुछ कमाया उसमें से 12.5% या 20% टैक्स दे करके निकलेंगे। पिछला कमाया हुआ वाला या तो पूरा गायब हो जाएगा या आपको बहुत बहुत सारा उसमें से टैक्स वैक्स में निकल जाएगा। इसलिए आप बस डटे रहिए। लॉन्ग टर्म में मार्केट्स ने ऊपर जाना ही है, ये सबसे बड़ी चीज है। आप वो जो आपने जैसे पहले किया वो मत करिए, क्योंकि आपके गोल्स तो आने ही हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट और एसेंशियल गोल्स हैं। दूसरा, आप ये देखिए कि आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है। क्या आपकी रिस्क प्रोफाइल एक्चुअली में इक्विटी वाली है कि नहीं है? क्या आप रुक सकते हैं जब मार्केट नीचे जाए? मैं ये कहूंगा कि आप बिल्कुल रुकिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट ने ऊपर जाना ही है, जैसे मैंने आपको बताया। सो गोल्स के हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट को अलाइन कीजिए। अगर मुझे आपका नहीं पता कि आप कितना एकम्युलेट करना चाहते हैं, बस आपने ये कहा है कि मैं इन गोल्स के लिए करना चाहता हूं। जैसा पोर्टफोलियो आपका है और मैंने कहा है अच्छे फंड्स हैं, तो मेरे हिसाब से अगले करीब 15 साल में आप ऐसे ही चलते रहे, कम से कम 2.5 करोड़ रुपया आपका हो जाएगा जब आपका पहला गोल आ रहा है। अगर उसके लिए नहीं निकाले, 18 साल में करीब 3.5 करोड़, 20 साल में 4.5 करोड़ और 25 साल में 8.5 करोड़। बट मैं आपको ना एक बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी देता हूं, और वो स्ट्रैटेजी है, एक तो मैं बता चुका हूं, डटे रहिए। नीचे जाए कोई बात नहीं, नीचे जाए तो उसको डिस्काउंट सेल मान के और डालिए। अगर आप अपनी इन एसआईपीज को 10% पर ईयर के हिसाब से बढ़ा देंगे, 10% बहुत बड़ा नहीं है, जैसे आपकी सैलरी या अर्निंग्स इंक्रीज होती हैं वैसे बढ़ाएंगे, तो ये ही जो मैंने अमाउंट्स आपको बताए ये करीब करीब डबल हो जाएंगे।
क्या ये आपके गोल्स के लिए सफिशिएंट है कि नहीं, मेरे पास में वो डेटा नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आप ये दोनों स्ट्रैटेजीज, एक तो डटे रहिए, मार्केट नीचे जाता है डटे रहिए, और दूसरी स्ट्रैटेजी कि अपनी एसआईपी को साल दर साल बढ़ाने की कोशिश कीजिए, फंड्स में कोई कमी। ओके, तो फंड्स आपके बहुत अच्छे हैं अभिषेक जी, सिर्फ एसआईपी जारी नहीं रखनी है, एसआईपी को स्टेप अप भी करना है। ये बहुत गोल्डन एडवाइस आपको दी है संजीव जी ने, इसलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके तमाम निवेश के टारगेट्स के लिए करते हैं। एक ब्रेक का भी वक्त है, आगे भी तमाम दर्शकों से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। मनी गुरु में आज हम दो खास एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं। वाइज इन्वेस्ट से हेमंत रुस्तगी हमारे साथ हैं, हम फौजी इनिशिएटिव से संजीव गोविला से हम बात कर रहे हैं और ले रहे हैं आज दर्शकों के सवाल भी। अगले दर्शक हमारे साथ हैं नागेंद्र कुमार ओझा। स्वागत करते हैं नागेंद्र जी आपका मनी गुरु में हमारे साथ शामिल होने के लिए। आपने हमारा अपना सवाल हमें भेजा था। कुछ 25,500 की एसआईपी अभी आप नागेंद्र जी कर रहे हैं और कमिटेड है एसआईपी को स्टेप अप करने के लिए भी। कुछ टारगेट सेट किए हैं आपने सर अपने लिए? स्वाति जी, सबसे पहले गुड इवनिंग। मैं जमशेदपुर से बोल रहा हूँ और मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। ऑलमोस्ट सारे एपिसोड्स आपके देखता हूँ। आपके गेस्ट को भी आपके गेस्ट को भी मैं गुड इवनिंग कहना चाहूँगा। मैं एक एसआईपी का शुरुआत, जैसा कि मैंने अपने ईमेल पे भी मेंशन किया है कि 2019 से स्टार्ट किया था, फ्रॉम द वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ 5,000 रुपीज, एंड आफ्टर दैट अभी इन 2025 आई ब्रॉट दिस वैल्यू टू 25,500 समथिंग। तो मुझे आगे भी कंटिन्यू रखना है। मेरा दो मेजर इसमें गोल है कि मुझे एक रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा कॉर्पस चाहिए, एंड देन इन बिटवीन अगर कभी मुझे बच्चों के एजुकेशन के लिए या उनके मैरिज के लिए या अपनी मेडिकल इमरजेंसी के लिए कुछ फंड चाहिए, वो मैं एक अच्छी कॉर्पस को बनाना चाहता हूँ। ओके, एक और मुझे सवाल पूछना नागेंद्र जी, उम्र कितनी है और रिटायरमेंट कितना दूर रहेगा आपका? मैं अभी मैम मेरी जो उम्र है अभी 48 चल रही है और एज सच मेरी रिटायरमेंट एज 60 है, तो अभी ऑलमोस्ट 12 इयर्स मेरे हाथ में है। ऑलराइट, ठीक है। ओके हेमंत जी, ओवर टू यू। 5,000 से इन्होंने शुरुआत की, बढ़ाकर 25,500 इन्होंने एसआईपी की है। बिल्कुल सही, अच्छे लाइन पर चल रहे हैं। जरा फंड्स बताइए सर, फंड्स काफी सारे ले रखे हैं इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में, बताइए कैसा लग रहा है पोर्टफोलियो? जिस बात आई थिंक फंड पे आने से पहले मैं डेफिनेटली, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, मैं कहना चाहूंगा कि 2020 में इन्होंने 5,000 से एसआईपी शुरू की और अभी उसको 5 गुना कर दिया है 5 साल के अंदर 25,500। आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है किसी भी निवेशक को फॉलो करने के लिए। और आई थिंक हम हमेशा कहते हैं कि आप एक तो एसआईपी शुरुआत करना बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही ये भी इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप हर साल अपनी एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाते रहिए ताकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का आपको फायदा हो, आप एक बड़ा कॉर्पस बना पाए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि मेन इनका गोल है रिटायरमेंट का, जो करीब 12 साल दूर है। इसके अलावा इन्होंने कुछ और गोल्स का, शायद बच्चों के लिए एजुकेशन या फिर इमरजेंसी फंड बनाने के लिए। तो आई थिंक ये मैं चाहूंगा कि ये अपने गोल्स को थोड़ा डिफाइन कर लें कि भाई ये मेरे गोल्स हैं, इतना मेरे पास समय है और कितना टारगेट मुझे चाहिए। उससे क्या होगा कि आप एक गोल जो आप जो पोर्टफोलियो बनाएंगे वो गोल बेस्ड के हिसाब से बनाएंगे, तो उसको ट्रैक करना आराम अच्छा होगा, उसको मॉनिटरिंग करना इजी होगा और आप देखेंगे कि आपके रिजल्ट्स कहीं बेहतर हो। तो आई थिंक एक एस्पेक्ट जिस पे इनको काम करने की जरूरत है, अगर ये अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू रखते हैं 25,500 की 12 साल तक, और अगर मैं 12% का रिटर्न मान के चलूं तो करीब करीब 80 लाख का कॉर्पस बनेगा। बट अच्छी बात ये है, जिस तरीके से ये अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते आ रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ कि आगे भी करेंगे, उन्होंने कहा भी है ऐसा। तो अगर ये अपने मान लीजिए 20% से अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हर साल बढ़ाते हैं यहाँ से अगले 12 साल तक, तो करीब करीब 2 करोड़ 25 लाख का कॉर्पस बनेगा। इसके अलावा इनकी इन्वेस्टमेंट्स है, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट है, एनपीएस में है, एलआईसी के पेंशन फंड में है। मैं उसके क्वांटम पे 50,000 रुपए शायद इन्वेस्ट कर रहे हैं हर साल। तो अगर मैं उसको भी मान के चलूं तो करीब 40 लाख का और कॉर्पस बनेगा। तो करीब करीब कह सकते हैं कि आप 3.25 करोड़ का कॉर्पस इनके पास बन जाएगा। फिर वो किस भी गोल के लिए उसको इस्तेमाल करना चाहे, बट टाइम होराइजन मैंने इसलिए कहा था ताकि उसके हिसाब से उनका पोर्टफोलियो बन सके।
अब मैं फंड्स पे आता हूँ। 15 फंड्स हैं इनके पास। मुझे लगता है पोर्टफोलियो में डेफिनेटली बहुत ज्यादा फंड्स हैं, उसको कंसोलिडेट करने की जरूरत है। देखिए, जब आप इतना बड़ा पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उन फंड्स की प्रोग्रेस को मॉनिटरिंग करना मुश्किल है। उसमें कुछ नॉन परफॉर्मिंग फंड्स आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान ही है, उसका फायदा हमें नहीं मिलता, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है खुद से एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल है, वहां पे इतने सारे फंड की जरूरत नहीं है। तो एग्जिस्टिंग फंड में मुझे एक अच्छा लगता है फंड जो है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप। बाकी मुझे लगता है कुल मिला के आपके पास 5 फंड होने चाहिए। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में आप 5500 इन्वेस्ट कीजिए। कैटेगरीज पे ध्यान दीजिए, मल्टी कैप लीजिए, एक कोटक मल्टी कैप जिसमें 5000 इन्वेस्ट करेंगे। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड 5000 इन्वेस्ट करेंगे। बंधन कोर जो एक और लार्ज एंड मिड कैप का बहुत ही बेहतरीन फंड है, उसमें आप 5000 करेंगे। और एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में आप फोकस फंड लेंगे, इन्वेस्ट को फोकस, जिसमें 5000 इन्वेस्ट करेंगे। तो कुल मिला के अगर आप ये 5 फंड रखते हैं, मेरे हिसाब से आपको जो एलोकेशन मिलनी चाहिए डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में वो मिलेगी, अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी, मॉनिटरिंग करना आसान होगा। तो आई थिंक ये कुछ बदलाव कर लीजिए। और जैसे मैंने कहा, गोल्ड बाकी गोल्स को डिफाइन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आप हर गोल को मॉनिटर करके उनको अचीव कर सकें। तो आपको अच्छी एडवाइस दी है नागेंद्र जी, हेमंत जी ने। तो ज़रा थोड़ा सा आप कुछ बदलाव कीजिए अपने पोर्टफोलियो में, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अगला सवाल लेते हैं दर्श गोहिल, इनका हमें सवाल आया है ईमेल पर। संजीव जी, आप ज़रूर इस पर राय दीजिएगा। एक यंग इन्वेस्टर हैं, 32 साल के हैं, ऑलरेडी 19,500 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 20 साल तक इनका इन्वेस्टमेंट का टारगेट है। ऐसा लग रहा है कि शायद रिटायरमेंट हो सकता है इनका फोकस, या कुछ और भी वेल्थ क्रिएशन भी हो सकता है। उन्होंने ये मेंशन नहीं किया है, पर काफ़ी फंड्स में है इनका इन्वेस्टमेंट। अगर देखा जाए तो अलग अलग टाइप के फंड्स है, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप इन्होंने ले रखा है, कॉन्ट्रा फंड भी है, लार्ज एंड मिड कैप भी है। स्मॉल कैप इनफैक्ट 2 रखे हैं, मिड कैप भी रखे हैं काफ़ी। तो ये जो मिक्स ऑफ फंड्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, कैसे लग रहे हैं सर आपको? सबसे पहले तो दर्श जी, बहुत बहुत अच्छा लगता है जब कोई कहता है मैं अगले 20 साल तक इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। ये आपने जो लिखा है ये खुश कर देता है किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर को। और इस चीज को बना के रखिएगा, और मार्केट के ऊपर नीचे जाने से बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म गोल है। अब आपने जो है करीब 3 लाख रुपए और 17,000 की SIP 2 साल पहले शुरू किया है। आपके फंड्स में ऐसी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, बस एक मेजर चीज है कि बहुत सारे फंड्स हैं। जितना आपका पोर्टफोलियो का साइज है, उसमें आपको टिपिकली 6 फंड्स, बहुत हुआ तो 7 फंड्स ऐसे होने चाहिए। और जैसे स्वाति जी ने बिल्कुल करेक्टली पॉइंट आउट किया कि आपके अलग अलग सेम कैटेगरी के अंदर आपने अलग अलग फंड्स लिए हैं, उनका एक्चुअली कोई फायदा नहीं होता। चाहे फंड सारे अच्छे हैं, बट जब आप अलग अलग फंड्स लेते हैं, आप उनके पोर्टफोलियो के अंदर जाएंगे, कौन से स्टॉक्स हैं, आप देखेंगे वो सिमिलर से ही स्टॉक्स हैं। सो बाहर आपको नाम चाहे अलग दिखे, लेकिन अंदर जो है बेसिक वही चीज आपने 2-2, 3-3 बार वही स्टॉक्स लिए हुए हैं। तो मेरा आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले जो स्मॉल कैप फंड्स हैं, जो आपने 3 लिए हुए हैं, टाटा का, बंधन का, कोटक का, इनमें से एक फंड कर लीजिए। टाटा बंधन के जो स्मॉल कैप फंड्स हैं, कोटक से थोड़ा सा बेटर है। इनमें से कोई भी एक ले लीजिए, कह लीजिए टाटा ले लीजिए, और इससे आपके 2 फंड्स कम हो जाएंगे। एक लेना स्मॉल कैप काफी है। मुझे ये भी लगता है शायद ये स्मॉल कैप जब अभी रैली आई थी मिड स्मॉल कैप की, तब के आपने एक एक करके ज्यादा ले लिए, इसकी जरूरत नहीं है। इसके बाद आगे हम जाते हैं, 3 और फंड्स की मैं बात करूंगा। एक है आपका HSBC मल्टी कैप फंड। आपको ध्यान होना चाहिए, ये एक बहुत हाई रिस्क फंड है, और दूसरे मल्टी कैप फंड्स के मुकाबले ये बहुत हाई रिस्क लेता है। बहुत इसमें वोलेटाइल स्टॉक्स होते हैं। क्या आप इतना ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक्स का फंड लेना चाहेंगे? मेरे हिसाब से आपको कोई जरूरत नहीं है। इसी तरीके से मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड जो आपका, इसमें पोर्टफोलियो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है। मोतीलाल ओसवाल वाले एज अ नेचर, एज अ मैनेजमेंट, थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो लेते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, पोर्टफोलियो में रिस्क बढ़ जाता है। और इस पर्टिकुलर फंड में जब हम चेक करते हैं तो ज्यादा हाई डाउनसाइड रिस्क है, मतलब मार्केट नीचे जाएगा तो ये मार्केट से भी ज्यादा नीचे जाने की कोशिश करता है। इससे भी आप शायद निकल सकते हैं। और बंधन इनोवेशन फंड एक थीमेटिक फंड है। ये एक पर्टिकुलर थीम के अंदर चलता है। जब तक थीम चलती है तो बढ़िया है, नहीं चलती तो आपको इसके अंदर डाउनसाइड दिख सकता है। और इसलिए इसको
मैं हाई रिस्क फंड का हूँ। राइट सर, ओके। ओके, तो ये कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है आपको अपने पोर्टफोलियो में, जो कि संजीव जी ने आपके लिए सजेस्ट किए हैं। तो दर्श जी, ऑल द वेरी बेस्ट। ये कुछ अपने चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में लाइए और अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा आप और बदल सकते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी संजीव जी आपका हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए, और हेमंत जी आपको भी थैंक यू सो मच हमारे साथ आज इस शो में शामिल होने के लिए। एक छोटे ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, पर खबरें जारी रहेंगी। देखते रहिए जी बिजनेस।